दोस्तों जहां 99% भारत में आज पैट्रियार्कल यानी कि पितृस्तत्मक समाज देखा जाता है, तो वहीं मेघालय में मौजूद खसी ट्राइब इस सोसाइटी को एक जोक बना देती है। खसी ट्राइब में किसी बच्चे को उसके बाप का नहीं बल्कि उसकी माँ का सरनेम दिया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी भी घर में हस्बैंड या फादर नहीं बल्कि मदर्स इनहेरिट करती है। ये ट्राइब बाकी सभी जनजातियों की तरह लव मैरिज को एक टैबू नहीं मानती, बल्कि यहाँ तो उल्टा अरेंज मैरिजेस को कम प्रेफर किया जाता है और तलाक के बाद भी जो जायदाद और बच्चों की कस्टडी होती है ना, वो मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को मिलती है। अब आपके हमारे घर के सबसे बुजुर्ग शख्स के मरने के बाद जायदाद सबसे बड़े व्यक्ति या सबसे बड़े बेटे को मिलती है, राइट। लेकिन खसी ट्राइब में अगर कोई मर जाए तो कॉन्फ्लिक्टेड प्रॉपर्टी का अधिकार हमेशा घर की सबसे छोटी बेटी को मिलता है, जिसके बाद उस पे डिपेंड करता है कि वो उस प्रॉपर्टी का क्या करेगी। यहाँ पर शादी करने के बाद पति अपने पत्नी के घर रहने जाता है और डाइवोर्स का सिस्टम भी बड़ा यूनिक है, जहाँ तलाक लेने के लिए पति अपने पति को 5 पैसे देता है, जिसके बाद पत्नी अपने पति को उसका 2 गुना मतलब कि 10 पैसे देती है और फिर इन पैसों को गांव के मुखिया के हाथ में रखा जाता है और हाथ में लेते ही जैसे ही वो मुखिया सिक्कों को दूर फेंक देता है, पति और पत्नी का तलाक पूरा हो जाता है। ये सब सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, पर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही भारतीय ट्राइबल ट्रेडिशन के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुन के आपको यकीन नहीं होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों राजस्थान की एक जनजाति है गारासिया नाम से, और उसका प्यार, शादी और दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी अलग टेक है, जिनका ये मानना है कि शादी करने से पहले पति पत्नी को लिव इन में रहना चाहिए और फिर बच्चे भी पैदा कर लेना चाहिए। दरअसल यहाँ पर एक प्रथा चलती है जिसका नाम है दापा, और ये प्रथा कुछ ऐसी है कि इनके समाज में हर साल करीब 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें पूरी ट्राइब के लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं और उन 2 दिनों में अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता है तो वो वापस अपने गांव आ जाता है, शादी करने के लिए नहीं बल्कि लिव इन में रहने के लिए। जी हाँ, ये लोग फिर लिव इन रिलेशनशिप में दिन, महीने क्या साल और दशकों तक बिता देते हैं और आपस में बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, वो भी बिना शादी किए। और ये कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि प्रथा है। दशकों बिता देने के बाद जब दोनों लोग श्योर हो जाते हैं और दोनों के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो शादी कर सके, तब दोनों ही बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन अगर सालों साथ रहने के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ ना रहना हो या अगर किसी को कोई और पसंद आ जाए तो बच्चों के बावजूद दोनों ब्रेकअप करने के लिए भी फ्री होते हैं, बट विद ए ट्विस्ट। दरअसल जब ये दोनों साथ रहना शुरू करते हैं तो लड़के वाले लड़की वालों को अपनी तरफ से दहेज देते हैं, मगर हाँ एक शर्त ये रहती है कि अगर औरत उस आदमी को छोड़ के किसी और के साथ चली जाए तो उसे अपने पार्टनर को उससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे जितना लड़के के परिवार ने लड़की वालों को दिए थे, तभी वो किसी और के साथ जा पाएगी, वरना नहीं। साल 2016 में यहाँ पर स्कूफ वूफ की टीम गई थी जो एक ऐसे 70 साल के आदमी से मिली थी जो अपनी 60 साल की पार्टनर के साथ बिना शादी किए दशकों से लिव इन में रह रहा था और उनके 3 बच्चे भी हो चुके थे जो खुद कई साल से लिव इन में रह रहे थे। I mean, यार इतने मॉडर्न तो वेस्ट वाले भी नहीं है जितना कि इस ट्राइब के लोग हो गए। पर इस प्रथा का एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी। दरअसल इस जनजाति के लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं होते, ना तो इनकी ज्यादा इनकम होती है जिस वजह से ये शादी का खर्चा नहीं उठा पाते, मगर खर्चे की वजह से पॉपुलेशन कोलैप्स ना हो जाए इसके लिए हजारों साल पहले ये प्रथा शुरू हो गई थी, जहां मैरिजेस नहीं बल्कि लव मैटर करता है। और जब दोनों लोगों के पास शादी करने लायक पैसे आ जाते हैं तो ये रस्म भी पूरी हो जाती है। अब दोस्तों कुछ जनजातियां होती है जो किसी तरह बस जीवन काट रही होती है और कुछ होती है जो अपने अस्तित्व के लिए और कल्चर के लिए खड़ी होती है। उनमें से एक है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में रहने वाली हक्की पिक्की ट्राइब। इनको इनका नाम कन्नड़ भाषा से मिला है, जहाँ हक्की का मतलब होता है चिड़िया और वहीं पिक्की का मतलब होता है पकड़ना। दोनों को मिला दो तो ये बन जाता है चिड़िया पकड़ने वाली जनजाति, जो कि सीधा रेफरेंस है इस ट्राइब के इतिहास का। माना जाता है कि इस जनजाति के लोग महाराणा प्रताप के वंशज है, जो ओरिजिनली गुजरात और राजस्थान में पाए जाते थे और ये जनरली चिड़िया पकड़ के और उनका शिकार करके ही ना सिर्फ खुद का पेट भरते थे बल्कि उन्हें या उनसे रिलेटेड सामान बेच के कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। हालांकि जैसे जैसे बर्ड्स धीरे धीरे सदर्न इंडिया की ओर ज्यादा जाने लगे ड्यू टू बेटर कंडीशन, ये
ट्राइब भी गुजरात और राजस्थान से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के जंगलों को अपना घर बनाने लगे और सदियों तक वहां अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते रहे। अब इनके कल्चर में ना बर्ड हंटिंग के अलावा ढेरों मेडिसिनल नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन की जाती रही है कि जिनके इस्तेमाल से बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके और इसीलिए ये भारत के इकोसिस्टम की सबसे खास ट्राइब्स में से एक भी है। ये भारत की कुछ चुनिंदा जनजातियों में से एक है जहां जब शादी होती है ना तो लड़के वालों को लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है और शादी का पूरा खर्चा भी लड़के वाले ही उठाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद हमारा भारत कितना ज्यादा यूनिक लगता है ना, मगर इस खास जनजाति को आजाद भारत में भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा था, जिसकी कहानी आज से दशकों पहले शुरू होती है। दोस्तों, आज कर्नाटका में करीब 11,892 हक्की पिक्की ट्राइब के लोग रहते हैं जो 4 कबीलों या क्लैंस में बटे हुए हैं, गुजरातिया, पवार, कलियावाला और मेवार्स। और देश के आजाद होने से भी सैकड़ों साल पहले से ये कर्नाटका के जंगलों में अपना गुजर बसर करते थे। मगर अर्ली 20th सेंचुरी में इनके द्वारा यूज किए जा रहे कई जंगलों के हिस्सों को गवर्नमेंट फॉरेस्ट के नाम पे रिजर्व कर लिया गया था और इनका वहां पर रहना तो छोड़ो, बिना इजाजत घुसना भी मना कर दिया गया था। साल 1962 में कर्नाटका की सरकार ने इन जनजातियों के लिए 350 एकड़ जमीन भी अलॉट करी, जहां पे इन्होंने खेती करके अपना गुजारा करना शुरू किया। मगर सरकार द्वारा अनुमति मिलने के बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इन्हें चोरी और अतिक्रमण के नाम पे परेशान करते रहते थे। ये अत्याचार तब और बढ़ गया जब साल 1974 में बैनरघट्टा वुडेड एरिया जो इनकी जमीन के पास पड़ता था उसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। और नेशनल पार्क घोषित होने के बाद चूंकि ये लोग उसी जमीनी हिस्से के पास रहते थे, इसलिए इनके छोटे से छोटे एक्शंस पर इन पे क्रिमिनलाइज एक्शंस लिए जाने लग गए और इन्हें पहले से और ज्यादा परेशान किया जाने लगा। थक हार कर ये लोग जब समझ गए कि एग्रीकल्चर में ये लॉन्ग टर्म बिना किसी समस्या के नहीं सस्टेन कर पाएंगे, तो इन्होंने अपने सबसे बेशकीमती खजाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनकी पीढ़ियों पुरानी आयुर्वेदिक नॉलेज का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने इन्हीं आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचना शुरू किया, जिनमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद और असरदार है इनके द्वारा बनाया गया आदिवासी हर्बल ऑयल। इस तेल में भृंगराज, आंवला, नीम और नारियल जैसे 108 इंग्रेडिएंट्स है, जिसे अपने बालों में अप्लाई करने पर आपकी बालों से जुड़ी सारी समस्याएं जैसे कि डैंड्रफ, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन सब का समाधान तो होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर किसी को अपने बाल बढ़ाने हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। कहते हैं कि हर जेंडर के लोगों में ये तेल अप्लाई करने के बाद करीब 60% हेयर ग्रोथ इंक्रीमेंट नोटिस किया गया है। आज जहां हेयर ट्रांसप्लांट में लाखों का खर्चा आ जाता है और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस रहती है, वहीं इस तेल की केवल आधे लीटर वाली बोतल 6 महीने लगाने से कई लोगों द्वारा ट्रस्टेड रिजल्ट्स देखे गए हैं। और देखो, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होने की वजह से इसके इस्तेमाल से किसी भी हेयर साइड इफेक्ट्स के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर रह जाते हैं। ये प्रोडक्ट इतना असरदार है कि आज ढेरों अफ्रीकन कंट्रीज में इन्हें रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट किया जाता रहा है, जहां ऐसे प्रोडक्ट्स की, खास करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अब अगर आपको भी अपने या अपने किसी खास की हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हेयर ऑयल ऑर्डर करना है, तो आप इनके ओरिजिनल वेबसाइट में जाके इसे बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कॉल करके भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इन केस आपको स्कैम का डर हो तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपको ऑर्डर करते समय कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कि जब आपके हाथ में बॉटल आ जाएगा, पैसे भी आपको तभी देने हैं। अब बहुत से लोग जो है ना, वो मार्केट में फेक ऑयल्स भी बेचते हैं और फिर असली को बुरा भला कहते हैं। तो अगर आपको इनके ऑथेंटिसिटी के बारे में और वेरीफाई करना है तो इनके वेबसाइट पे जाके आपको इनके इंग्रेडिएंट्स, जीएसटी नंबर, सब कुछ मिल जाएगा टू इंश्योर कि आप सभी सही प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंडियन हेरिटेज और कल्चर के इस स्ट्रॉन्ग ब्लेंड को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आज ही इसे ऑर्डर करना मत भूलिएगा। लिंक और फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भारत में आपने लड़के लड़की की, लड़के और भैंस की, इवन मांगलिक दोष हटाने के लिए लड़के या लड़की की पेड़ से भी शादी होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी गांव में कभी पेड़ों को आपस में शादी करते हुए देखा है? अगर नहीं तो तमिलनाडु में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के लोग, खास करके यहाँ के ट्राइबल्स, नेचर को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड है, स्पेशली यहाँ पेड़ों के लिए, जहाँ कई ऐसी जनजातियां हैं जो मानती है कि पेड़ों पे उनके देवता विराजते हैं। और चूंकि ये लोग पेड़ों को भी इंसानों की तरह मानते हैं, इसलिए तमिलनाडु के कई गाँव में पुराने पेड़ों की आपस में शादी कराई जाती है, जहाँ पूरे विधि विधान से गाँव वाले इनकी शादी के रस्म को निभाते हैं, किसी इंसानी शादी की तरह नाचते गाते हैं और शादी के दिन दोनों पेड़ों के चारों तरफ कपड़े लपेट के उन्हें बंधन में भी बांधते हैं।
और ऐसा करके वो लोग उन पेड़ों को अपने परिवार का, अपनी खुशियों का हिस्सा बना लेते हैं। अब सच में यार हमारा भारत कितना खूबसूरत है ना। वैसे दोस्तों अगर आपको इनके अलावा किसी और स्ट्रेंज ट्राइबल रिचुअल या ट्रेडिशन के बारे में सुनना है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं जिनकी कुछ यूनिक कहानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आदिवासी हेयर ऑयल खरीदने के लिए आप इनके ओरिजिनल वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर दिया हुआ है, उस पे कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप बाय कॉल भी इनसे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अंटार्कटिका में हुए एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में जिसमें कुछ लोग बच गए थे, लेकिन वो लोग अंटार्कटिका के सुनसान जमीन पर ऐसी जगह फंस गए थे जहां से निकल पाना बहुत ही कठिन था। अंटार्कटिका के एक्सट्रीम टेम्परेचर और बहुत ही खतरनाक मौसम में से वो लोग बचकर निकल पाए थे, लेकिन आखिर उनके साथ वहां क्या क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।